Hi everyone. So in this video we will cover cost classification chapter from BC Kit exam kit. So for question first is 3A.1. A firm has to pay a 20 cent per unit royalty to the inventor of a device which is manufactured and sells. How would you royalty charge be classified in a firm account? तो ये क्वेश्चन हम लोग ने एग्जाम किट में कपलान के एग्जाम किट में भी किया हुआ है। तो ये हमारा रॉयल्टी चार्ज डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से लिंक होता है, तो इसलिए ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट से लिंक होता है और हमारे डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर तो नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस एज डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इससे भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। So question number 3A.2. Which two of the following would be classed as a indirect labor? Okay. Assembly worker in a company manufactured television. ये हमारा डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, ये कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये हमारा डायरेक्ट लेबर होगा। स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर आएगा। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट स्टाफ को, क्लीनिंग स्टाफ को, ये हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट से लिंक नहीं होते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट लेबर तो नहीं कहलाएगा। तो ये दोनों आपका फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ एज वेल एज स्टोर असिस्टेंट इन फैक्ट्री स्टोर, दोनों हमारा इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लास्टर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोर एक्टिविटी से प्लास्टर, तो उसी से उसके लिए ही काम करेगा, इसका कोर एक्टिविटीज वही है, तो प्लास्टर हमारा डायरेक्ट लेबर होगा। A consultant in a firm of a management consultant, तो सेम ये भी हमारा इसका कोर एक्टिविटी से रिलेटेड ही है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट ही कहलाएगा। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर एंड ए फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ, ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर होगा। ओके। 3A.3. A manufacturing firm is very busy. Manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. How would you the amount of overtime premium content in direct wages normally be classed? Okay, तो okay, overtime premium. Okay, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज वेरी बिजी एंड ओवर टाइम इज बीइंग वर्क। ठीक है। ओके, तो ओवर टाइम हमारा जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी नहीं आएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं होता है। अगर क्या बोलते हैं, ये कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर पे हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में जाता है। ये इनडायरेक्ट है, पर प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, अगर इस पे कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे हम लोग कोई ऑर्डर कंप्लीट करें, तो उस केस में डायरेक्ट कॉस्ट होगा, अदरवाइज ये इनडायरेक्ट होगा एंड ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हमारा आता है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हमारा वही असिस्टेंट का स्टाफ वगैरह सैलरी हम लोग ने किया होगा, जब पीएनएल में से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करके लिखते थे ना, वो रेंट, वेज, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब आएंगे, तो ये तो नहीं आएगा, तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। ठीक है। 3A.4. A company makes a chair and table. Which two of the following item would be treated as an indirect cost? Okay. Would used to make a table, make a chair, sorry. ये तो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट से लिंक के डायरेक्ट मटेरियल है, तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट हुआ ये। ओके। मेटल यूज इन लेग ऑफ चेयर, ये भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक चेयर बनाने के लिए हम लोग को कितना मेटल या फिर वुड यूज हुआ है, इट कैन बी इजिली ट्रेसेबल, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल है। स्टेपल टू अटैच फायर रिटार्डेंट लेवल्स टू चेयर्स, अब ये हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज हम लोग इसको पर्टिकुलर ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट पे कितना लगा हुआ है केक। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ।
फैब्रिक टू कवर द सीट ऑफ ए चेयर, ये भी हमारा, हम इसको पर्टिकुलरली ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि कितना मैंने लगा हुआ है उसमें, एक प्रोडक्ट से ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सैलरी ऑफ ए सेल्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये भी हमारा इसमें नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में, ये हमारा बिल्कुल ही नहीं होगा। सो ऑप्शन स्टेबल स्टेपल टू अटैच द फायर गार्डन टेबल्स टू चेयर एंड फैब्रिक टू कवर सीट ऑफ द चेयर, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, which two of the following is the manager of a profit center likely to have control? Okay, profit center manager को क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस, ऑब्वियस, ठीक है, एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट, ये भी हमारा कंट्रोल, ये भी हमारा ये दो चीज है कि जो हमारा प्रॉफिट सेंटर मैनेजर होगा वो कंट्रोल करेगा। अपोर्शन हेड ऑफिस कॉस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द सेंटर, ये तो इन्वेस्टमेंट सेंटर से रिलेटेड है। ठीक है, और अब यहाँ पे डाउट आएगी आप लोगों की, कंट्रोल कॉस्ट क्या है? कंट्रोल कॉस्ट हमारा ऐसा कॉस्ट जो मतलब इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से एक पर्टिकुलर बिजनेस के डिसीजन जिसको ऑल्टर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, उस टाइप को बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, 3.6 which of the following best describe a controllable cost? मैंने अभी भी बोला controllable cost is an expense that can be increased or decreased based on a particular business decision or it can be altered in the short run, उस टाइप को बोलते हैं हम लोग controllable cost, a cost which arise from a decision already taken and which cannot in short run be changed। नहीं, ये तो हमारा नहीं है ऑप्शन। ठीक है, then a cost of which behavior pattern can easily be analyzed to facilitate valid budgetary control comparison। ये भी नहीं आएगा। कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर, वही तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर डिसीजन में, उसको ही बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, ये हमारा हो जाएगा। स्पेसिफिक कॉस्ट और एक्टिविटी और बिजनेस विच वुड बी अवॉइडेड इफ द एक्टिविटी और बिजनेस डिड नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारा हो स्पेसिफिक कॉस्ट एक्टिविटी और बिजनेस विच वुड बी अवॉइडेड इफ द एक्टिविटी, वेरिएबल कॉस्ट होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट ही नहीं लगेगा ना, तो ये वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, which two of the following, question number 3.7, which two of the following item might be suitable cost unit within the credit control department of a company? स्टेशनरी कॉस्ट, टेलीफोन बिल, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, और क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाहिर सी कस्टमर अकाउंट एंड चेक रिसीव एंड प्रोसेस को देखेगा ना, ये दो चीज पे कंट्रोल रखेगा। सो 3.7 का आपका ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, ओके, ये आपका कॉस्ट प्रिंट हो जाएगा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पीरियड कॉस्ट? ओके, सो पीरियड कॉस्ट आपका ऐसा कॉस्ट जो पर्टिकुलर पीरियड में लगा हुआ है, ठीक है, वो वही पीरियड में दिखाना है, हम लोग उसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट दैट रिलेट टू टाइम पीरियड विच इज डिडक्टेड एज एक्सपेंस फॉर ए पीरियड एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन अ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यस, यही हमारा आंसर है कि एक टाइम पीरियड में लगा हुआ है, उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं एक्सपेंस की तरह और उसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीएनएल में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट और उसमें इसी साल का जो भी एक्सपेंस होता है वो दिखाते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह जो भी होता है, उस टाइप को कॉस्ट को बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। ओके, a company employee forced supervisor to oversee the factory production of all its product. How would the salary paid to this supervisor be classified as? Okay, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहीं पे नहीं होगा। डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस भी नहीं कह सकते, तो ये हमारा प्रोडक्शन से तो है, मतलब फैक्ट्री से तो है, फैक्ट्री प्रोडक्शन का, एंड ये हमारा ओवर इनडायरेक्ट जाएगा, ये इनडायरेक्टली जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड आंसर होगा। और ये हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिलेटेड है, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐसे ही हम लोग
एलिमिनेट कर देंगे ये वाले ऑप्शन को, ठीक है। सो ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, क्योंकि उसको सुपरवाइजर को एम्प्लॉय किया हुआ है कि वो फैक्ट्री प्रोडक्शन को ओवरसी करेगा, ऑल प्रोडक्ट को ओवरसी करेगा, इसीलिए। सो 3.10, a company manufactures and sells toy. Which of the following these costs are classified as a distribution cost? A rental of a finished goods warehouse. Yes, क्योंकि आप गुड्स बनाने के बाद में उसको रखोगे ना गोडाउन में, वेयर हाउस कॉस्ट लगेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, यस डिलीवरी व्हीकल बोल रहा है, जो डिलीवरी करता है व्हीकल उसका आप डिप्रिसिएशन कर रहे हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा। तो पहला ही दो हमारा आंसर होगा, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग कैंपेन, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं, ये कमीशन पेड, सॉरी ये से मार्केटिंग से रिलेटेड हो जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ सॉरी सेलिंग कॉस्ट हो गई आपका, हाँ कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग कैंपेन सेलिंग कॉस्ट होगा, और कमीशन पे टू सेल्स हिसाब भी आपका सेलिंग कॉस्ट में ही जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस में ही जाएगा। तो ऊपर का दो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए कॉस्ट सेंटर, ओके ये तो हमारा का प्लान में भी दिया हुआ था, इसका डेफिनेशन पे ही बेस्ड है, फंक्शन और लोकेशन फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन्ड उसको बोलते हैं आप कॉस्ट सेंटर। Okay. So 3.12, an overt expense of a company are coded using a 5-digit coding system and extract for which are follows. Okay, the cost of higher cost of packing machine is 12,450. Okay, and which of the code for issuing indirect material issue from store to machine department? मशीन डिपार्टमेंट को इश्यू कर रहे हो आप क्या इनडायरेक्ट मटेरियल, तो मशीन डिपार्टमेंट का कोड क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोड फॉर हायरिंग कॉस्ट ऑफ पैकिंग मशीन, पैकिंग का कितना है 12 एंड इसने 450 लिया आपका हायरिंग कॉस्ट का, वैसे ही हम मशीन डिपार्टमेंट का कोड देंगे कितना है 10, हमारा ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको पता चल गया। उसके बाद क्या है आपका इश्यूइंग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है हमारा 410, तो हमारा 10 410 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट भी इवेट करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट। ओके।